नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मधु कौशिक रामानुजन कॉलेज के हिंदी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। आज जिस विषय पर मैं आपसे बात करूंगी वो है स्त्री की छवि और साहित्य। आज चाहे कोई नारीवादी एक्टिविस्ट हो, साहित्य शास्त्री हो, समाज शास्त्री हो, मनोवैज्ञानिक हो या कोई मीडिया के क्षेत्र से हो, यानी कि कोई चाहे मीडिया विशेषज्ञ हो, यानी हर क्षेत्र के लोग जो हैं, चिंतक जो हैं, विचारक जो हैं, वो सभी स्त्री की छवि को लेकर चिंतित हैं। आज जो स्त्री की छवि और तस्वीर हमारे सामने है, उसने कई सवालातों को हमारे सामने लाकर खड़ा कर दिया है। इन सभी सवालों के उत्तर के संदर्भ में समस्त सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं ऐतिहासिक और साहित्यिक परिवेश के विश्लेषण की आवश्यकता है। स्त्री की छवि को यदि हम सामाजिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो हमारा समाज स्त्री को या देवी सर्वभूतेषु कहकर उसकी शक्ति स्वरूप की पूजा अर्चना करता है। देखिए, स्त्री को परम मित्रम भी कहा गया, स्त्री को कार्येषु मंत्री भी कहा गया, स्त्री को भोज्येषु माता भी कहा गया, यानी वो अन्नपूर्णा भी है, वो मित्र भी है, वो कार्यों में मंत्री भी है। तो हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में स्त्री की विविध छवियां जो है हमें दिखाई देती हैं। और हमारे यहाँ तो कहा जाता है कि यज्ञ की पूर्ति भी तब होती है जब स्त्री जो है वो यज्ञ में बैठती है। तो सहधर्मणी भी इसीलिए स्त्री को कहा गया है। और हमारे यहाँ तो ये भी परंपरा रही और कहा भी गया कि यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, अर्थात जहाँ नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। लेकिन आज के समय में नारी पूजा के क्या मायने हैं, इस पर शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी लिखते हैं। वो अपनी पुस्तक शरद समग्र भाग 1 नारी का मूल्य में लिखते हैं कि हाँ, हम लोग घर के कोने में ही रखकर स्त्री की पूजा करते हैं, लेकिन यह तो बतलाओ कि किस तरह करते हैं। तो ये वाक्य जो है वो कहीं ना कहीं स्त्री के प्रति जो हिंसावादी व्यवहार है पुरुष का, उसको कहीं ना कहीं दर्शाता है। दूसरा, मर्दवादी समाज जो है वो स्त्री की छवि को पैरों तले कुचल रहा है और स्त्री को दोयम दर्जे पर भी लाकर कहीं ना कहीं खड़ा किया है। और ये सब हमारे, इसका श्रेय जो है वो हमारे समाज को जाता है, जहां स्त्री को वस्तु स्वरूप एवं खिलौना बनाकर पेश किया गया। यही कारण है कि आप देखिए, पांचाली को दांव पर लगाया गया, यानी द्वापर युग जब आता है तो पांचाली जो है वो दांव पर लग जाती है। और त्रेता युग आता है तो सीता की अग्नि परीक्षा ले ली जाती है। सत्य हरिश्चंद्र ने भी दान दक्षिणा चुकाने के लिए अपनी पत्नी को बेच तक दिया। यह हमारे समाज की स्त्री के प्रति जो निम्न सोच है उसका ही परिणाम है। कहा जाता है कि बुद्ध काल में स्त्रियों की वैश्यावृत्ति को अगर किसी ने मान्यता दिलाई थी तो वो थे महात्मा बुद्ध। लेकिन बुद्ध ने संघ की स्थापना के समय स्त्रियों की भागीदारी को स्थान नहीं दिया। बुद्ध के जो चचेरे भाई थे आनंद, उनके प्रयास से संघ में भागीदारी जो थी वो स्त्रियों की बनी थी। आनंद ने बड़ी ही विनम्रता से पूछा था कि क्या स्त्रियां निर्वाण प्राप्त नहीं कर सकती, और बुद्ध ने भी बड़े ही विनम्रता पूर्वक ही उत्तर दिया था, क्यों नहीं, स्त्रियां भी निर्वाण प्राप्त कर सकती हैं। उसके बाद से ही संघ में स्त्रियों को आने की अनुमति प्राप्त हुई। तो ये सब बातें जो महात्मा बुद्ध के समय पर हुई कि संघ में जो आने की जो अनुमति थी स्त्रियों को, आनंद के प्रयास से मिली। अगर ब्राह्मण साहित्य की बात मैं करूं तो वहां पर कहा जाता है कि स्त्री कहीं अगर सुरक्षित है तो वो या तो पिता के घर में है, या पुत्र के घर में है, या पति के घर में है। तो लेकिन ये सुरक्षा देना जो है पुरुष समाज का, कहीं ना कहीं एक स्त्री को सालता है, उसको पीड़ा के, जिसे कहते हैं अंधकार में, पीड़ा के भीतर उसको डुबो देता है, उसको निमग्न कर देता है। अभी मैं जो बात करूंगी वो स्त्री से कुछ जुड़े हुए प्रश्न हैं, और स्त्री की जो अस्मिता है, जो उसका अस्तित्व है, जो उसकी पहचान है, उसको लेकर मैं बात करूंगी कि
स्त्री की छवि उसकी अस्मिता से जितने गहरे रूप में जुड़ी है, उतना ही स्त्री से जुड़ा है उसका पग पग पर होता शोषण, तिरस्कार, अपमान का कड़वा सच। यानी स्त्री को अस्मिता जैसे उसकी सामने आती है, उसी प्रकार से समाज में उसका शोषण भी बहुत हुआ है, उसको अपमान का घूंट भी बहुत पीना पड़ता है। और कई बार ऐसा लगता है कि जो स्त्री की छवि है या स्त्री के अस्तित्व का सबूत केवल ये है कि उसे काल कोठरी के दरवाजे में बंद कर दिया जाता है और कहा जाता है यही तुम्हारे होने भर का सबूत है। मृणाल पांडे की एक पुस्तक है। जब मैं एक बार कुछ समय हुआ, जब मैं लाइब्रेरी गई तो वहां पर मैंने मृणाल पांडे की पुस्तक देखी और उसके कवर पृष्ठ पर एक नाम अंकित था। उस नामकरण ने मुझे बहुत आकर्षित किया। वो नामकरण था जहां औरतें गढ़ी जाती हैं। ये नामकरण जो है वो स्त्री छवि के बारे में बहुत कुछ कह जाता है। मृणाल पांडे जो हैं वो एक कथाकार भी हैं और एक पत्रकार भी हैं। और कथाकार और पत्रकार दोनों होने के कारण वो सभी सवालों को उठाती हैं जो स्त्री संघर्ष से जुड़े हुए हैं। अपने पात्रों के साथ उनका एक संवेदनात्मक जुड़ाव जो है उन्हें अन्य रचनाकारों से, अन्य पत्रकारों से एक अलग पहचान और एक विशिष्ट स्थान दिलाता है। स्त्री विमर्श पर चर्चाएं भी हो रही हैं, बहस भी हो रही है और बातचीत का दौर जो है पिछले 7-8 दशकों से निरंतर हो रहा है। और पिछले कुछ वर्षों में स्त्री ने अपनी परंपरागत पहचान और छवि से एक अलग, मतलब छवि से एक इतर पहचान, एक नवीन पहचान जो है वो बनाई है और स्वयं को एक नवीन छवि में ढालने का उसने प्रयास भी किया है। स्वयं को एक मानवीय इकाई के रूप में स्थापित करने का संघर्ष, उसकी अपनी अस्मिता और अधिकारों को लेकर बढ़ती जागरूकता ने उसके होने के अर्थ को का जो है नवीन सृजन किया है। स्त्री अस्तित्व और अस्मिता से जुड़े प्रश्न के उत्तर में स्त्री की अतीतोन्मुखी, वर्तमान और भविष्योन्मुखी छवि की निर्मिति का रहस्य छुपा है। कुछ प्रश्न भी यहाँ पर खड़े हुए हैं। क्या हमारे समाज, संस्कृति, व्यवस्था और इतिहास ने स्त्री के स्वत्व, अस्मिता और उसकी स्वायत्तता को घोषित किया है या उसे खंड खंड कर उसे नष्ट कर दिया है? इन प्रश्नों के अलावा यह प्रश्न भी उठता है कि क्या हमारे पितृसत्तात्मक एवं पुरुष प्रधान समाज ने नारी की दिशा, दशा और उसे सशक्त बनाने में कोई योगदान दिया है? स्त्री आर्थिक शोषण, सामाजिक दमन, शारीरिक, मानसिक और यौन उत्पीड़न का शिकार होती है, ये हम सब लोग जानते हैं। और इस शोषण के कारण जो स्त्री अपने भीतर जिस घुटन को, जिस पीड़ा को महसूस कर रही है समाज में, वो भी हम सब जानते हैं। लेकिन इसके साथ साथ कुछ छवियां जो हैं वो स्त्री की हमें समाज में दिखाई देती हैं। जैसे वो गृहिणी भी है, वो पत्नी भी है, वो माँ भी है, वो सुंदर नारी है, वो प्रीतम प्यारी भी है। कहीं वो सेक्स सिंबल है और कहीं भोग वस्तु और शोषित, दमित, उत्पीड़ित, कामकाजी। ये बहुत सारी छवियां जो हैं वो स्त्री की हमें दिखाई इस समाज में पड़ती हैं। इसके बावजूद जो है पूर्ण नारी यानी कि होल वुमेन, यानी सर्वगुण संपन्न नारी, भारतीय नारी, आदर्श नारी, आधुनिक नारी की संरचना के प्रयत्न जो है आज भी जारी है। किंतु इन सब के बीच एक ज्वलंत प्रश्न जो विद्यमान है वो है कि आखिर में वास्तविक नारी क्या है? उसकी छवि के, उसके होने के विभिन्न रंग और शेड्स क्या हैं? इसका उत्तर सुप्रसिद्ध नृत्यांगना चंद्रलेखा ने शरीर नामक नई नृत्य संरचना के एक साक्षात्कार में कहा कि नारी शरीर की ऊर्जा तथा शक्ति को समझने की जरूरत है। शरीर, सेक्सुअलिटी, सेंसुअलिटी और स्पिरिचुअलिटी, इन तीनों के सह अस्तित्व का प्रतीक है, जिसकी ना कोई सरहदें हैं और ना कोई सीमाएं हैं। जो मैं आगे बात करने जा रही हूँ आप लोगों से वो है भारतीय व्यवस्थाएं और स्त्री स्वतंत्रता। देखिए, भारतीय व्यवस्था और स्त्री स्वतंत्रता जो है वो कहीं ना कहीं आपस में जुड़े हुए हैं। ये व्यवस्थाएं जो हैं वो स्त्री की स्वतंत्रता में, उसकी आजादी में बाधक हैं या उसके विकास को आगे गति देती हैं, इस पर मैं आगे बात करूंगी।
भारतीय व्यवस्थाएं जो हैं वो स्त्री के लिए किसी भ्रम जाल से कम नहीं है, फिर चाहे वह सामंतीय व्यवस्था हो या फिर पूंजीवादी व्यवस्था हो। सामंतीय व्यवस्था में उसे लक्ष्मी, दुर्गा, सावित्री देवी, माँ, सरस्वती कहकर ठगा जाता रहा है, तो दूसरी तरफ उसे वेश्या भी कहा गया, कुलच्छनी कहा गया, पतिता कहकर के पुकारा गया, और कहीं कहीं तो उसे कुलघातनी कहा गया जब उसकी कोख से पुत्र की प्राप्ति नहीं हो पाई, वंश वंश आगे नहीं चल पाया, तो उसे कुलघातनी कहकर भी डराया जाता है। वहीं पूंजीवादी व्यवस्था में उसे स्वतंत्रता और आजादी के मोह में भ्रमित किया जाता रहा है। आज पूंजीवादी जो व्यवस्था है स्त्री के विकास और सशक्तिकरण की बात करती है। पूंजीवाद केवल उन चंद आजाद घोषित महिलाओं की बात करता है जो पढ़ी लिखी हैं, मॉडर्न होने का दम्भ भरती हैं, तथा जो विज्ञापनों में भी जो हमें दिखाई दे जाती हैं और सौंदर्य साधनों से सुसज्जित होकर जो रैंप पर चहलकदमी करती हैं। देखिए, ऐसी स्त्री ही इस व्यवस्था का आजकल केंद्र बिंदु बनी हुई है और ऐसी स्त्रियों पर ही विमर्श जो है वो खड़े हो रहे हैं। भूमंडलीकरण के दौर में क्या चंद प्रतिशत ऐसी महिलाओं को स्त्री मुक्ति या सशक्तिकरण के नाम पर स्त्री की छवि को बदलने के लिए पर्याप्त ठहराया जा सकता है? ये बड़ा प्रश्न है। इस पर भी इन स्त्रियों पर दोहरे मापदंड का आरोप लगाया जाता है, क्योंकि ये स्त्रियां वास्तविक जीवन में आजाद और मुक्त नहीं हैं। अपने निजी निर्णय वे स्वयं नहीं ले सकती। जिन कपड़ों को पहनकर वे रैंप पर ये वॉक करती हैं, चहलकदमी करती हैं, क्या ऐसे कपड़े उन्हें अपने निजी जीवन में स्वीकार्य हैं? लेकिन इन सब के बावजूद भी मीडिया जो है स्त्री विमर्श की सफलता का सूचक ऐसी स्त्रियों को ही मान बैठा है। मीडिया मानता है कि आज स्त्री छवि के मायने बदल रहे हैं, स्त्री विकास और सशक्तिकरण की दिशा में जो है वो अग्रसर है, ऐसा मीडिया का मानना है। और मीडिया का ध्यान जो है स्त्री की ऐसी छवि पर जाकर के केंद्रित हो गया है। अब जो आगे बात होगी वो स्त्री के कुछ ऐतिहासिक संदर्भों की मैं बात करूंगी कि यदि हम इतिहास के पन्ने पलटकर देखें तो रानी लक्ष्मीबाई, जीजाबाई, पन्ना जैसी वीरांगनाएं और मातृत्व की अनमोल मिसालें हमारे समाज को पोषित करती दिख जाएंगी। इसके पश्चात राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में स्त्री की भागीदारी को भी स्वीकार किया गया है। ये सब लोग जानते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम में स्त्री की भागीदारी कितनी और कैसे रही थी। वास्तव में राष्ट्रीय आंदोलन का मूल चेहरा जो गांधी जी से ही मूल चरित्र ग्रहण कर रहा था, तो मुझे लगता है कि ऐसे में हमें गांधी जी की स्त्री विषयक जो दृष्टि है उसको भी समझना हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। गांधी जी के अनुसार स्त्री छवि जो है वो समर्पण, सतीत्व से ओतप्रोत होनी चाहिए। यानी स्त्री जो है उसके भीतर समर्पण होना चाहिए, उसके भीतर सतीत्व का भाव होना चाहिए। वे स्त्री को सीता और मीरा की आदर्श छवियों के रूप में स्वीकार करते थे। पीड़ा में आनंद की तलाश करने वाली विधवा जो ब्रह्मचर्य का पालन करती हुई देश सेवा के कार्य में अपने जीवन को होम कर ले, ऐसी स्त्री गांधी जी के लिए गहन श्रद्धा का पात्र बनी। स्त्री जो है वो गांधी जी के लिए माता है या फिर सन्यासिनी भी है। वे स्त्री को या तो धरना जुलूस के कार्यों के लिए उपयुक्त मानते हैं या फिर घर में रहकर चरखा काटने और अपनी संतान में राष्ट्र सेवा और देश सेवा का संस्कार करने के लिए भी वो नारी को उपयुक्त मानते हैं। अब गांधी जी की जो नारी विषयक या स्त्री विषयक जो दृष्टि रही है, उस दृष्टि का प्रभाव जो है वो प्रेमचंद के साहित्य पर और प्रेमचंद पर बहुत अधिक देखने को हमें मिलता है। तो मैं आगे जो बात करूंगी वो गांधी जी और प्रेमचंद दोनों पर बात करूंगी कि गांधी जी का कब और कैसे प्रभाव जो था वो प्रेमचंद के साहित्य पर पड़ा। प्रेमचंद के साहित्य पर गांधी जी के विचारों का अमिट प्रभाव है, जैसा कि मैं कह चुकी हूँ। इस संदर्भ में मैं उदाहरण देना चाहती हूँ कि गोदान की मालती के भीतर, गोदान में मालती जो है वो एक चरित्र है और उस चरित्र के भीतर अपने होने के एहसास को समूल नष्ट करने में प्रेमचंद जो थे वो सफल रहे हैं। मालती का विवाह को पिंजरा मानकर
देश सेवा के कार्य में अग्रसर होना इसका प्रमाण है। यद्यपि गांधी जी के विचारों को पढ़ने से ज्ञात होता है कि वे विधवा विवाह, स्त्री के पुनर्विवाह के पक्षधर थे और प्रेमचंद स्वयं इन मान्यताओं को अपने जीवन में स्थान देते हैं। प्रेमचंद स्वयं वैवाहिक क्रूरता के शिकार थे, अतः उनके अनुभव की तीव्रता असंदिग्ध है। उनकी जो पहली पत्नी है उनसे उम्र में ज्यादा और जबान की मीठी ना थी, और कहा तो ये भी जाता है कि वो देखने में सुंदर नहीं थी। फलतः है प्रेमचंद की उनसे नहीं निभी, उन्होंने उन्हें उनके मायके पहुंचा दिया और एक बाल विधवा से दूसरा विवाह कर लिया। तो अब आप देखिए कि प्रेमचंद जैसा रचनाकार, प्रेमचंद जैसा कहानीकार, उपन्यासकार अपनी पत्नी को छोड़ देता है कि वो उम्र में ज्यादा है, वो जबान की मीठी नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो कारण है छोड़ने का कि देखने में सुंदर नहीं है। आगे मैं इस पर बात करूंगी और आगे बताऊंगी, कुछ उदाहरणों के माध्यम से भी आपके सामने इस पर थोड़ा प्रकाश डालूंगी कि कैसे कैसे उन्होंने अपनी पहली पत्नी को छोड़ा और दूसरी पत्नी जब उनके जीवन में आई तो उनके साथ उनका दाम्पत्य जीवन कैसे रहा और क्या क्या उन्होंने जीवन में और स्त्री को लेकर जो आगे बातें कही हैं उस पर भी चर्चा होगी। यद्यपि फिर भी मैं कहना चाहती हूँ कि यद्यपि प्रेमचंद जी के जो विचार हैं उनमें कहीं कहीं विरोधाभास जो है वो लक्षित होता है। प्रेमचंद जी ने अपनी कहानियों, उपन्यासों में भारतीय समाज की अनेक समस्याओं को पुरजोर तरीके से उठाया है। प्रेमचंद जी ने सुभागी नैराश्य लीला में बाल विवाह के दुष्परिणामों की ओर संकेत किया है। सुभागी जो है वो 11 साल की उम्र में ही बाल विधवा हो जाती है और नैराश्य लीला की जो कैलाश कुमारी है उसका अभी गौना भी नहीं हुआ था। वह अभी तक यह भी नहीं जान पाई थी कि विवाह का आशय क्या है कि उसका सुहाग उठ गया, यानी वो भी विधवा हो गई। वैधव्य ने उसके जीवन की अभिलाषाओं का दीपक बुझा दिया। लेखक के अनुसार वैधव्य के मायने ये नहीं है कि विधवा नारी अपने अस्तित्व को भूलकर अपने माता पिता अथवा समाज की कठपुतली मात्र बनकर रह जाए। विधवा कैलाश कुमारी ब्राह्मण कन्या है, वह अपने पूर्वजों के बनाए विधि विधान के अनुरूप जीवन जीने को विवश है, किंतु उसके जीवन का नैराश्य उसे सामाजिक बंधनों को तोड़ने का साहस प्रदान करता है। यानी जब स्त्री निराशा के बादलों में घिरी होती है तो वो अपनी साहस की डोरी जो है, आशा की डोरी जो है वो नहीं छोड़ती, ऐसा प्रेमचंद कहते हैं। उसी के शब्दों में अगर मैं कहूँ, कैलाश कुमारी के शब्दों में अगर उसके संवाद की ओर अगर आपका ध्यान ले जाना चाहूँ तो कैलाश कुमारी कहती हैं, तो कुछ भी मालूम हो कि संसार मुझसे चाहता क्या है, मुझ में जीव है, चेतना है, जड़ क्यों कर बन जाऊं। मुझसे यह नहीं हो सकता कि अपने को अभागिन दुखिया समझूं और रोटी का एक टुकड़ा खाकर पड़ी रहूं। ऐसा क्यों करूं। संसार मुझे चाहे जो समझे, मैं अपने को अभागिन नहीं समझती। मैं अपने आत्मसम्मान की रक्षा आप कर सकती हूँ। यानी स्त्री के भीतर वो साहस है जो वो अपने आत्मसम्मान की रक्षा भी करती है और निराशा के अंधकार से स्वयं को निकाल सकने में भी स्त्री जो है वो समर्थ है। मैं इसे अपना घोर अपमान समझती हूँ। आगे कैलाश कुमारी का ही संवाद है, वो कहती हैं कि मैं इसे अपना घोर अपमान समझती हूँ कि पग पग पर मुझ पर शंका की जाए, नित्य कोई चरवाहों की भांति मेरे पीछे लाठी लिए घूमता रहे कि किसी खेत में ना जा पड़े। यह दशा मेरे लिए असह्य है। और अंततः सामान्य गृहिणियों की तरह वह अपने बाल जो है वो गूंथने लगती है। और इस प्रकार प्रेमचंद जी ने बाल विवाह की समस्या को नारी की शोचनीय स्थिति जो है उसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। लेकिन नारी की से संबंधित बहुत सारी प्रथाएं, बहुत सारी कुप्रथाएं जो हैं वो विद्यमान हैं हमारे समाज में। हालांकि वैदिक साहित्य में नारी की सत्ता को स्वीकार किया गया है और हर कार्य में उसकी सहभागिता जो है वो आवश्यक मानी गई है, लेकिन हमारा ही भारतीय समाज है जहां नारी को लेकर उस संस्कृति और परंपरा के नाम पर बहुत सारी कुप्रथाएं भी चला दी गई और उन कुप्रथाओं का शिकार जो है कहीं ना कहीं नारी हुई है।
देखिए, बाल विवाह और विधवा विवाह दोनों ही ऐसी कुप्रथाएं हैं जिन्होंने नारी को शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से दुर्बल बनाया। अब इन दोनों कुप्रथाओं ने केवल दुर्बल ही नहीं बनाया, बल्कि नारी की शिक्षा में भी ये कुप्रथाएं जो थी वो बाधक बनी। इन दुष्परिणामों को देखकर गांधी जी ने कहा था कि बाल विवाह से मुझे घृणा है और विधवा बालिका को देखकर मैं कांपने लगता हूँ, तथा स्त्री देहांत के बाद तुरंत विवाह करने वाले पुरुष को देखकर मैं पागल हो जाता हूँ। ये उन्होंने हमारी वैवाहिक खराबियां निबंध है उसमें गांधी जी ने कहा था। इस प्रकार अगर हम प्रेमचंद के साहित्य को देखते हैं तो उनका निर्मला उपन्यास हम देख सकते हैं, जिसमें अनमेल विवाह की समस्या को पुरजोर तरीके से उठाया गया। हमारे जो हिंदी का साहित्य है उसमें बहुत सारी कुप्रथाओं को बहुत सारे रचनाकारों ने अपने अपने ढंग से अपनी अपनी रचनाओं में उठाया है। ये सारी समस्याएं जो हैं वो अनमेल विवाह भी है, बहु विवाह, पुनर्विवाह, दहेज प्रथा, वेश्यावृत्ति, यानी सारी हर तरह की समस्या और हर तरह की कुप्रथाएं जो हैं, जो स्त्री से संबंधित हैं, जो समाज में आज भी विद्यमान है, उनको हिंदी पट्टी के लेखक, हिंदी पट्टी का रचनाकार जो है, चाहे वो जैनेन्द्र हो, चाहे वो आपके अज्ञे हो, जयशंकर प्रसाद हो, प्रेमचंद हो, चित्रा मुदगल जी हो, मैत्री पुष्पा जी हो, सभी लोगों ने किसी न किसी रूप में उठाया है। आगे जो मैं बात करूंगी वो स्त्री लेखन और स्त्री दृष्टि पर बात कर लेती हूँ मैं आपसे, कि आज से 7-8 दशक पूर्व स्त्री लेखन पर गंभीरता से चर्चा नहीं की जाती थी। वास्तव में स्त्री छवि की हकीकत साहित्य बयान करता है। यदि हम साहित्य के साथ जाएंगे, चाहे हम संस्कृत साहित्य में जाएं, चाहे हम अपभ्रंश साहित्य में जाएं, तो वहां पर भी हमें जो स्त्री की छवि जो है वो देखने को आपको अलग अलग प्रकार से मिल जाएगी। चाहे आप हिंदी साहित्य के रीति काल में चले जाएं, चाहे भक्ति काल में, आदि काल में, यानी साहित्य जिस तरह से स्त्री की छवि को बयान करता है वो शायद कोई और नहीं कर पाता है। तो साहित्य उनके जीवन के, यानी कि स्त्री छवि के विविध पहलुओं को प्रस्तुत करता है, जो उनके स्व पर दूसरों के अधिकार होने का साक्ष्य देते हैं। नारी स्वभाव के प्रबल पक्ष, भावनाओं की कोमलता, अभिव्यक्ति की कलात्मकता और सृजन की प्रतीक होते हुए भी भारतीय नारी सृजन में अपनी भागीदारी यथेष्ट रूप में नहीं निभा सकी। देखिए, इंडिया टुडे की जो साहित्यिक वार्षिकी है, 1997 की बात कर रही हूँ मैं, 1997 की साहित्यिक वार्षिकी में स्त्री लेखन के अधिकार क्षेत्र के बारे में लंबी बहस जो है वो सुरक्षित है, जहां अधिकांश स्त्री रचनाकारों ने स्वीकार किया, क्या स्वीकार किया, कि स्त्री विषय जो है वो स्त्री के सोचने का नहीं, स्त्री पर सोचने का विषय है। कॉलरिज का भी मानना है कि संवेदना जो है वो स्त्रीवाची है। यही कारण है कि कहा जाता है कि स्त्री लेखन के लिए स्त्री दृष्टि जो है वो महत्वपूर्ण है। स्त्री चरित्रों को लेकर पुरुष रचनाकारों का अपना नजरिया और अपना आकलन होता है, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन स्त्री रचनाकारों की बात मैं आगे करूंगी। और इन रचनाकारों में जो सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है वो है शिवरानी देवी जी का। 20वीं सदी के प्रारंभिक दशकों की महिला लेखिका शिवरानी देवी के प्रेमचंद घर में और नारी हृदय कहानी संग्रहों में अपने समय की ज्वलंत समस्याओं, दहेज प्रथा, अनमेल विवाह, सौतेली मां की क्रूरता और स्त्री दायित्वों को अपना कथ्य का विषय बनाया। शिवरानी देवी की स्त्री मुद्दों को लेकर लिखी कहानियों में उनके निजी जीवन की टीस की झलक भी दिखाई देती है। यद्यपि उन्होंने प्रेमचंद जी के साथ लंबा मधुर दाम्पत्य जीवन जिया है। देखिए, शिवरानी देवी जो हैं वो अपनी रचना प्रेमचंद घर में और नारी हृदय, इन दोनों में ही जिस तरह से स्त्री से संबंधित जो चाहे कुप्रथाएं हैं और चाहे स्त्री से संबंधित विविध छवियां हैं, उनको अंकित करती हैं। और उनके भीतर की जो टीस है, एक स्त्री के मन में जो एक पुरुष को लेकर या पुरुष पति को लेकर के जो टीस है, उस टीस की झलक भी हमें शिवरानी देवी की रचना प्रेमचंद घर में दिखाई पड़ती है। विवाह के प्रारंभिक वर्षों में शिवरानी जी ने जिस अजनबीपन को महसूस किया और पुरुष चरित्र की जिन दुर्बलताओं को देखा, उसे अपनी कहानियों में भी उसे चित्रित किया है। प्रेमचंद जी की उपपत्नी के प्रति
उन्होंने सदा सखी भाव रखा और सखी भाव रखते हुए वे पुरुष की रूप लोलुप जो पुरुष वृत्ति है, यानी रूप के प्रति जो पुरुष का आकर्षण है, जो सुंदर स्त्री का जो कॉन्सेप्ट एक पुरुष के दिमाग में सदा बना रहता है, तो वो उस रूप लोलुप पुरुष वृत्ति की बात करती हैं और वो कहती हैं इस वृत्ति को लेकर शिवरानी देवी भी जो प्रेमचंद को कभी क्षमा नहीं कर पाई। जब तक प्रेमचंद जी को उन्होंने आड़े हाथों लिया और वो कहती हैं प्रेमचंद घर में कि आप दावे के साथ कह सकते हैं कि आपका चरित्र, आपका अपना चरित्र अच्छा था, खामोश। मैं बदसूरत होती तो आप मुझे भी छोड़ देते। अगर मेरा बस होता तो मैं सब जगह ढिंडोरा पिटवाती कि कोई भी तुम्हारे साथ शादी ना करे। देखिए यहाँ पर जो शिवरानी देवी की जो टीस है, एक स्त्री की टीस जो है रूप सौंदर्य को लेकर, उस टीस को यहाँ पर शिवरानी देवी ने अभिव्यक्त किया है। नारी हृदय और वर यात्रा कहानियों में पुरुष की लोलुप प्रवृत्ति पर शिवरानी ने व्यंग भी किया है। वर यात्रा की रामेश्वरी आत्म स्वाभिमान की रक्षा करती है। वह ना तो दबना जानती है और ना पुरुष की गुलामी करना। देखिए बहुत सारी बातें शिवरानी देवी के बारे में मैंने बताई और प्रेमचंद जी को किस तरह से वो आड़े हाथों लेती हैं। इसके अलावा भी शिवरानी देवी के प्रेमचंद जी से वार्तालाप में भी कई बार ऐसे कथन सामने आए जिन्हें पढ़कर प्रतीत होता है कि वे स्त्री के युगीन सत्य को प्रकट करते हुए एक नई दिशा की ओर संकेत कर देती हैं। देखिए कुछ उदाहरण मैं और देना चाहती हूँ। प्रेमचंद घर से ही मैं ये उदाहरण ले रही हूँ कि अगर आप मेरी बीवी होते, देखिए प्रेमचंद जी को शिवरानी देवी कह रही हैं कि अगर आप मेरी बीवी होते तो मैं बताती कि स्त्रियों के साथ कैसे रहना चाहिए। यानी यहाँ जो एक स्त्री के हृदय में टीस छिपी होती है कि पुरुष उसके साथ किस तरह का व्यवहार करता है, पत्नी के साथ उसे किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, इस बात की झलक जो है शिवरानी देवी अपने संवाद में देती है। वास्तविक स्थिति यह रही कि अपने होने की उपस्थिति को फिर भी शिवरानी देवी जो थी वो दर्ज नहीं करा सकी, उसमें वो सफल नहीं हो सकी और हिंदी साहित्य में बार बार उनके लेखन को प्रेमचंद जी का लेखन कहकर प्रचारित भी किया गया, जबकि स्वयं प्रेमचंद जी इन बातों का वो खंडन करते रहे। इसके अलावा शिवरानी देवी जी के अलावा मैं जो अन्य रचनाकार हैं उनके बारे में भी बात करना चाहूंगी। स्त्री रचनाकारों में महादेवी वर्मा का नाम महत्वपूर्ण है। इन्होंने अपने समय की स्त्री की पीड़ा का चित्रण अपने आलेखों में, कहानियों में और संस्मरणों में किया है। इस दृष्टि से श्रृंखला की कड़ियां जो है बहुत महत्वपूर्ण इनकी रचना है और गुंगिया एक चरित्र उनका बहुत कुछ कह जाता है। देखिए गुंगिया चरित्र जो, अगर आप महादेवी वर्मा की रचना गुंगिया को जब पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि गुंगिया का चरित्र जो कुछ बोल सकने में असमर्थ है, उसमें शारीरिक दुर्बलता है कि वो बोल नहीं सकती, लेकिन क्या स्त्री जो बोलने वाली स्त्री है जिसके भीतर ये शारीरिक दुर्बलता नहीं है, क्या वह स्त्री भी बोल सकने में समर्थ है? ऐसे प्रश्न चिन्ह जो हैं वो महादेवी वर्मा यहाँ पर लगाती हैं। महिला लेखिकाओं में फिर मैं कृष्णा सोपती की बात करती हूँ, जिन्होंने मित्रो मरजानी और उषा प्रेमवदा ने 55 खंबे, लाल दीवारें और मनु भंडारी की कहानियां और उपन्यास, जिसमें बड़ा नाम जो उपन्यासों में आता है वो आता है आपका बंटी। अगर आपका बंटी का भी हम सब का अगर मनु भंडारी की कहानियों का, उनके उपन्यासों का विश्लेषण करें तो उस समय की स्त्री की सामाजिक स्थिति का आकलन हम लोग कर सकते हैं। आपका बंटी उपन्यास में मनु भंडारी ने शकुन जो है, इसका जो मुख्य पात्र है इस उपन्यास का, शकुन के जीवन की त्रासदी को यहाँ चित्रित किया है। यह रचना अपने विषय बोध के कारण ही शायद सदैव प्रासंगिक बनी रहेगी। शकुन व्यक्ति और माँ के द्वंद्व में न तो पूरी तरह से व्यक्ति बनकर जी सकी और न पूरी तरह माँ बनकर। यही त्रासदी आज असंख्य स्त्रियों की है। आज स्त्री लेखन की जो जड़ें हैं वो मजबूत हो चली हैं। पिछले 2-3 दशकों की अगर मैं बात करूं तो ऐसे अनेक नाम सामने आए जिन्होंने न केवल स्त्री मुद्दों को पुरजोर तरीके से उठाया है, बल्कि उसकी गहराई को भी मापने का प्रयास किया है।
जिनमें प्रभा खेतान का नाम आप लोग जानते हैं, जिन्होंने स्त्री उपेक्षिता लिखी। द सेकंड सेक्स का जो ट्रांसलेशन हुआ था स्त्री उपेक्षिता, वो प्रभा खेतान जी ने ही किया था। इसके अलावा मृदुला गर्ग जी हैं, जिन्होंने एक और अजनबी नाटक की रचना की। ममता कालिया हैं, नासिरा शर्मा, मृणाल पांडे की बात मैं पहले कर चुकी हूँ आप लोगों से। रोहिणी अग्रवाल हैं, और आपके मैत्री पुष्पा जी हैं, चित्रा मुदगल जी हैं, नादिरा जहीर बब्बर जी हैं। ऐसे बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनकी बात हम लोग कर सकते हैं, जिन्होंने स्त्री की छवियों को विविध आईने से देखा और विभिन्न विविध तरीकों से साहित्य के भीतर जो है उनकी उपस्थिति दर्ज करवाई है। चाहे राजनीति में महिला सशक्तिकरण हो, या पंचायती राज में स्त्री की भूमिका, नारीवादी आंदोलन हो, या मीडिया में स्त्री की स्थिति, या फिर भारतीय राजनीति में महिला आरक्षण, इन सब में स्त्री छवि का सच क्या है? स्त्री अधिकारों के लिए बनाए गए कानून और स्त्री की दशा सुधारने के लिए बनाई गई समितियां, क्या स्त्री अस्तित्व और उसकी अस्मिता की रक्षा के लिए पर्याप्त है, या फिर आज भी उसे सामाजिक स्वीकृति के लिए स्वयं के स्वत्व का त्याग करना पड़ता है? ऐसे अनेक प्रश्न स्त्री छवि और साहित्य के संदर्भ में आज भी विचारणीय हैं। आज वर्तमान में स्त्री को आधुनिकता की चेरी कहा जाने लगा है। उसके व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है। खाने पीने, पहनने ओढ़ने, उठने बैठने में काफी और मुझे लगता है खासा परिवर्तन जो है वो दृष्टिगत होता है। फिर भी आलीशान घरों की दीवारों के पीछे मुझे लगता है स्त्री का की के अस्तित्व का अर्थ आज भी मुझे लगता खामोशी है। वो आज भी मतलब सिकुड़ी हुई है कहीं ना कहीं। वो अपने भीतर का वो जिसे कहते हैं सर्वस्व जो है वो समाज के सामने उपस्थित नहीं कर पाई है, या अपने साहस को, अपनी पीड़ा, मतलब अपनी पीड़ा और अपने दुख और दर्द को कहीं ना कहीं अपने भीतर आज भी समेटे हुए सिसकती है, कराहती है, लेकिन अपनी बात को दूसरों के सामने आज भी वो अभिव्यक्त नहीं करती। उसका भावनाओं को लेकर मुझे लगता है वो काफी उजड़ चुकी है। उसका उजड़ापन हमें दिखाई देता है। उसकी आंखों में आज भी नीर है, पानी है। महादेवी वर्मा ने कहा, मैं नीर भरी दुख की बदली कहा, तुझको पीड़ा में ढूंढा, तुझ में ढूंढूंगी पीड़ा। तो मुझे लगता है नारी का जो अस्तित्व है आज भी पीड़ाओं में लिपटा हुआ है, कहीं ना कहीं उसमें गुथा हुआ है। और इस सब के बावजूद मुझे लगता है कि आकाश के जो आकाश है, खुला आकाश है, वो कहीं ना कहीं उड़ना चाहती है, वो आजाद होना चाहती है। और उसके जो पंख हैं, उन पंखों को फैला करके वो समाज में विचरण करना चाहती है। और कहीं ना कहीं वो अपनी पूर्णता की तलाश में आज भी जो है वो निमग्न दिखाई देती है। अगर आज की स्त्री की बात करूं तो स्त्री का स्वत्व का संकट जन्म लेता है, तो ये समाज जो मुझे लगता है स्त्री के लिए एक युद्ध भूमि बन जाता है। और जब ये समाज युद्ध भूमि बन जाता है तो संबंधों में दरारें पड़ने लगती हैं। संबंध जो है वो दरकने लगते हैं, छूटने लगते हैं, और कहीं ना कहीं भुरभुराहट जो होती है संबंधों में वो आने लगती है। मोहन राकेश के आधे अधूरे की बात मैं यहाँ करूंगी। इस नाटक में जो सावित्री है वो मूल पात्र है, और सावित्री जो है इस बात की जीती जागती मिसाल है, जो कि स्त्री स्वतंत्रता की आकांक्षी है। इसीलिए वो नाटक में बार बार ये संकेत देती है और उद्घोषणा करती है और कहती है कि आज वक्त आ गया है जब खुद ही मुझे अपने लिए कोई ना कोई फैसला, यानी आज वो फैसला लेना चाहती है, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती है, अपने विकास को गति देना चाहती है। वह बेचैन है, वह खुद को घर बाहर के दायित्व के बोझ तले दबा हुआ पाती है सावित्री। घर के इसी वातावरण के कारण ही उसके भीतर जो स्वतंत्रता की आकांक्षा है वो और अधिक बलवती होती है। इसलिए फिर से वो कहती है, उसका कथन मैं आपके सामने फिर से रख रही हूँ कि आज से मैं सिर्फ अपनी जिंदगी देखूंगी, तुम लोग अपनी अपनी जिंदगी को खुद देख लेना। ये आधे अधूरे नाटक की ही पंक्ति थी। तो मुझे लगता है कि स्त्री की जो छवि है वो साहित्य में विविध शेड्स में, विविध रंगों में जो है वो उपस्थित है। और साहित्य को पढ़ने की, जानने की आवश्यकता है। और साहित्य को जितनी गहराई से हम पढ़ेंगे, जितना उसके साथ रूबरू होंगे, उसके साथ अपनी एक
जिसे कहते हैं कहीं ना कहीं एक बैठक रखनी होगी हमें साहित्य के साथ, और साहित्य के साथ जितनी बार हम मुलाकात करेंगे उतनी बार स्त्री की अलग अलग छवियाँ, अलग अलग शेड्स, अलग अलग रंग जो हैं हमारे सामने उपस्थित होंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी जो मेरा प्रेजेंटेशन है, प्रस्तुतिकरण है, उसको समाप्त करती हूँ और आपसे फिर मुलाकात होगी। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्ते।